में खुद पहले 5 में आते हैं, राइट। सो इट वॉज ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो मैं वहाँ पर ख़त्म करके यहाँ पर डायरेक्टली आया फॉर दिस पेरेंटिंग सेशन। बट आई रियली लव दिस प्रोग्राम जस्ट बिकॉज कि इसमें एक पर्सनल टच है और मैं काफ़ी बार अपनी लाइफ स्टोरीज इसमें इसलिए शेयर करते रहता हूँ बिकॉज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि इसने इतनी कम उम्र पे तुमने इतनी सक्सेस कैसे पाई, देन द आंसर इज डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स, यू नो। और उन्होंने मुझे जो दिया, जो सिखाया, जो समझाया, उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सिर्फ मेरे लर्निंग्स के साथ थोड़ा सा उसको साइकोलॉजी के टच के साथ रख रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है। बट मुझे उसी माहौल में बड़ा किया गया कि जिस वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाया या अगर मेरी लाइफ के कुछ ड्रीम्स थे तो मैं पूरे कर पाया। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पॉइंट देना चाहूंगा, एंड दैट वुड बी आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको कुछ बड़ी बातें भी आपको समझ पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। सी, ये हमारा फर्ज बनता है कि बच्चे इंटरनेट से और किताबों से उस सब्जेक्ट्स पर कोई इंफॉर्मेशन पाए, उससे पहले एज अ पेरेंट, एक माँ होने के नाते बेटी को और पिता होने के नाते अपने बेटे को कुछ सही समझ देना जरूरी है। मुझे ये कहते हुए दुख होगा, मगर समझने के लिए जरूरी है कहना कि एक जमाने में जब मेरे पिता ही यूज्ड टू वर्क इन मेडिकल फील्ड, तो काफी सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनके। आज की तारीख में आई स्टिल रिमेंबर जब कुछ ऐसे डॉक्टर से मिलना होता है, बातें होती है, मुझे जानने को मिलता है और ये जानकर अफसोस होता है जब वो मुझे कहते हैं इसने अपने गुजरात में नवरात्रि के बाद, नवरात्रि के 1 से 2 महीने के बाद हमारे पास बोले मैक्सिमम अबॉर्शन केसेस आते हैं। इस वजह से मैं कह रहा था कि आपके बच्चे कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से या दोस्तों से कोई इंफॉर्मेशन पाए, उससे तो बेहतर होगा कि बच्चे जैसे जैसे एक सही उम्र पर पहुंचते हैं वैसे वैसे पेरेंट होने के नाते हमें भी उनको उस चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना, किस चीज़ों का ध्यान रखना, कैसे दोस्तों के बीच रहना, ये चीज़ें भी एक बार समझाना ज़रूरी है। और अगर उस सब्जेक्ट को लेकर भी उनके माइंड में कोई सवाल हो तो वो कंफ्यूजन को फ्रैंकली दोस्त बन के क्लियर करना भी आवश्यक है, क्योंकि जिन दोस्तों से उसके बारे में वो जानकारी पा रहे हैं उनके पास भी शायद सही इंफॉर्मेशन या सही नॉलेज ना भी हो, जिनसे वो सुनते हैं, जानते हैं या सीखते हैं। सो दैट्स वेयर वी ऑल्सो हैव टू प्ले दैट रोल, यू नो, कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो कुछ और भी चीजें उससे हमें समझानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी उनके अंदर होना आवश्यक है, कि जहां जब भी आप कोई भी चैरिटी का काम करें तो मैं रेकमेंड करता हूं उनके हाथों से कराइए। एग्जाम्पल, अगर एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर कोई गरीब जिनको आप 2 रुपया या 5 रुपया कुछ देना चाहते हैं, तो कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को दीजिए और उससे कहो कि वो आगे दे। कोई मंदिर में आप कुछ पैसा डाल रहे हैं तो अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और उसको सिखाओ कि वो पैसा वहां पर डाले। कहने का मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सभी के प्रति की जिम्मेदारी उसको समझ आना चाहिए। बच्चों के साथ कुछ सोशल एक्टिविटीज भी रेगुलर बेसिस पे करवानी चाहिए, जैसे कि वो ट्री प्लांटेशन हो सकता है या फिर उसके अलावा कहीं पर किसी की मदद करना हो सकता है। सड़क के ऊपर कोई उम्र लायक इंसान हमें नजर आ रहे हैं तो जाकर उस इंसान की मदद करना, या कोई सामान उठा रहे हैं तो अचानक से उसका वो सामान उठाने में हेल्प करना, या बच्चे को कभी सिखाना बस में, ट्रेन में, कि जहां पर कोई अपने से उम्र लायक इंसान खड़े हैं और हम बैठे हुए हैं तो अपनी सीट खाली करके उनको बैठने के लिए जगह देना। बट फॉर ऑल दिस थिंग्स, जैसे हम जानते हैं कि हमें तो अपने आप को पहले तो रखना ही पड़ेगा आगे,
जिससे शुरुआत होगी, बट बच्चों को उसका महत्व समझाना सिखाना भी जरूरी है। एंड ये बात तो हम कर चुके हैं कि अपने बच्चे के साथ हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, मगर एक रिमाइंडर के तौर पे याद करवाना चाहूंगा, मिनिमम कितना टाइम स्पेंड करना है? 20 मिनट्स अ डे, विच वॉज फॉर द फादर। माँ जो है वो तो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एज वी ऑल नो, मगर मैं क्यों पिता के लिए ये कहता हूं? क्योंकि माँ के साथ बच्चे का जो रिलेशन है उसमें बच्चे को ये पता रहता है कि भाई माँ तो पूरा दिन घर है, बट जब पिता अपनी बिजी लाइफ में से एक स्पेशल टाइम निकालेंगे तो उसे फीलिंग होता है कि हाँ मुझे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। एंड दैट्स वेयर फादर्स वुड हैव टू प्ले दैट इंपॉर्टेंट रोल, कि जहां पर आप उनको एक क्वालिटी टाइम देंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट, आपके पास अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं घर में, लाइक चाहे आपके कजिन्स हो सकते हैं उनके या खुद के, बट आई वुड रिकमेंड कि कभी भी बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करनी है। जो पॉइंट तो वैसे मैं आगे बता चुका हूं, मगर एक वीडियो के माध्यम से आपको अलग तरीके से उसी पॉइंट को देना चाहूंगा, वापस अलग तरीके से समझाना चाहूंगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल वीडियो, आपने ये फिल्म जरूर देखी होगी। तारे जमीन पर पिक्चर में एक परिवार में दो बच्चे दिखाए गए हैं, एक बड़ा दूसरा छोटा। जो बड़ा बेटा है वो टाइम टू टाइम सुबह उठ जाता है, वो अपने आप ही तैयार हो जाता है। उसके मम्मी उसे जो नाश्ते में खाना दे रहे हैं वो बढ़िया से उस डाइट को फॉलो करता है, ऐसा खाना जो उसकी सेहत के लिए अच्छा है। सुबह उठकर वो ना कि सिर्फ खुद तैयार होता है मगर पढ़ाई भी कर लेता है, अगर कुछ रिवीजन करना है तो वो भी कर लेता है और टाइम टू टाइम पूरे दिन के प्लानिंग के साथ निकल पड़ता है। घर में जो छोटा बेटा है उसका माहौल कुछ अलग ही है। वो सुबह तब उठता है जब उसे 4 बार उठाया जाता है और उसके बावजूद उसे बिस्तर से उठाकर बाथरूम तक लेकर जाना पड़ता है। अगर उसे हाथ में ब्रश भी दे दिया तो भी वो ब्रश को भी जैसे सोते सोते धीरे धीरे करेगा, तब जाकर उसकी मम्मी को बीच में आकर उसे ब्रश करवाना पड़ता है। अगर वो नहाने को भी जाएगा तो उसमें भी बाथरूम में साबुन के साथ खेलेगा या फिर कुछ सपने देखेगा। उसे नहलाना, तैयार करना, कपड़े पहनाना, नाश्ता करवाना, सब कुछ उसकी मम्मी को ही करना पड़ता है, उसके पीछे रहकर करना पड़ता है। और अभी तो पूरा वो तैयार भी ना हुआ हो तब वो बस आकर खड़ी है और वो स्कूल बस जब बाहर से हॉर्न बजा रही है फटाफट से इसे तैयार करके उसे भेजा जाता है। और ये दोनों बच्चे एकदम अलग है। आपको हमेशा ये डिफरेंस मिलेगा, कोई बच्चे समान नहीं हो सकते हैं, कभी कोई 5 उंगलियां एक नहीं बन सकती है। एंड दैट्स वेयर ये डिफरेंसेस आपको अपने ही घर में काफ़ी बार मिलते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं, तुलना नहीं करना है, जो मैं आपको आगे सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। बिकॉज वो कंपैरिजन एक बच्चे को ज़्यादा सुपीरियर बनाने लगता है, दूसरे को इन्फीरियर बनाने लगता है, एक के अंदर ईगो बढ़ाता है, दूसरे के अंदर नफरत बढ़ाता है, किसी को वो मेंटली उसका सेल्फ एस्टीम खत्म कर देता है। और इस वजह से कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। जो बच्चा जैसा है उसे वैसे स्वीकारना है, और दोनों के अंदर जो यूनिकनेस है, दोनों के अंदर जो अच्छी खासियतें हैं, उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्नैप This is a huge point today, and that is TV, video games या मोबाइल फोन। इसका probably अब वक्त के साथ सब्स्टिट्यूट ढूंढना मुश्किल होते जा रहा है। अब बच्चों को इन चीज़ों से बचा पाना शायद मुश्किल हो रहा है। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि जहाँ पर बच्चे मैक्सिमम टाइम वो वीडियो गेम्स के पीछे, टीवी या मोबाइल के अंदर बिताने लगे हैं। मगर एक बात पक्की है, टीवी, वीडियो गेम्स, मोबाइल उन्हें सिखा भी बहुत कुछ रहे हैं। उनके अंदर एक नई लेवल की अवेयरनेस भी बहुत जल्दी आ रही है। एक समय पर आप 18 साल की उम्र पे जो सीखते थे, शायद मैं उसे 16 साल की उम्र पे सीख गया या समझने लगा था। मेरे बाद की जनरेशन शायद 14 साल की उम्र पे, आज के बच्चे उसी चीज़ों को 12 या 10 साल की उम्र पे भी समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने कुछ फ़ायदा तो दिया है, बट हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसमें वक्त ज़्यादा बर्बाद करें। कुछ सिंपल आइडियाज है उसके लिए। एक, आपको अपनी लाइफ से भी पहले तो इन चीजों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
क्योंकि जब बच्चे आपको उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व देखेंगे कि मोबाइल में आप है या टीवी में, तो उनको भी उस आदतों में आने का और ज़्यादा मन करेगा। लेकिन उसी के साथ आप उनके लिए कुछ टाइम को सिलेक्टेड कर सकते हैं कि बेटा आप टीवी देखो, बट डिसाइड करो कितने टाइम के लिए आप देखोगे। दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ओके, बट जो टाइम डिसाइड हुआ उससे ज़्यादा नहीं। और आप डिसाइड करो किस समय पर, मे बी कोई आपका स्पेशल एपिसोड, कोई स्पेशल टीवी सीरियल, कोई स्पेशल कार्टून जो आपको पसंद है, ओके, आप उसके लिए ज़रूर वक्त निकालो, बट अगेन उससे ज़्यादा नहीं। बच्चे को ये समझाना ज़रूरी है कि कमिटमेंट तुम दो कि तुम कितना देखोगे, हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, वो कमिटमेंट तुम दो, मगर वो कमिटमेंट जो तुमने दिया है उससे वो 1 मिनट भी बढ़ना नहीं चाहिए। यू नो, पहले तो उनको एक लिमिटेड पीरियड पे फोकस कराओ। अब वो 1.5 घंटे का पीरियड हो चाहे 2 घंटे का पीरियड हो, कोई बात नहीं। अब वो 2 घंटे पर जब माने और रेगुलर बेस पर 10 दिन, 15 दिन, महीने तक वो 2 घंटे को डिसिप्लिन से फॉलो करे कि 2 घंटे से वो बढ़ ना रहा हो, तब जाकर एक नया स्टेप अब शुरू होगा। और वो ये होगा कि बेटा तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए तो एग्जाम्स के लिए भी वक्त निकालना चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये 2 घंटे में से वो कौन सा कार्टून है, वो कौन सी टीवी सीरियल है कि जो तुम अगर कम करोगे तो चलेगा, कंपैरेटिवली कम देखोगे तो चलेगा। एंड दैट्स वेयर वो 1.5 घंटे का कहीं आप उसे 2 घंटे में से 1.5 घंटे पर ला सकते हैं एक और महीने के अंत पे, और बाद में 1.5 घंटे से 1 घंटे पर। धीरे धीरे स्टेप वाइज वो चेंज आप दे सकते हैं, मगर ये कहना कि टीवी देखना ही नहीं है या वीडियो गेम खेलना ही नहीं है, वो धीरे धीरे अब जैसे इम्पॉसिबल हो रहा है। यू नो, इट वोंट वर्क आउट। यू नो, आप अगर ऐसा फोर्स करेंगे उनको, मुश्किल है। फिर होगा क्या कि उनको झूठ बोलकर पड़ोसी के वहां जाना पड़ेगा, उनको झूठ बोलकर दोस्त के वहां वीडियो गेम खेलना पड़ेगा, उसका भी मतलब नहीं है। तो उनको एक स्पेस देना, मगर एक ऐसा स्पेस देना कि जिसमें वो खुश भी रह सके बट देन डिसिप्लिन में भी रह सके। अगेन दिस इज अ वेरिएबल। अब वो वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो बच्चे की अलग अलग उम्र पे और अलग अलग पढ़ाई के लेवल पर अलग अलग हो भी सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप ताजमहल देखे हैं? चाहे टीवी में ही सही, कितने लोगों ने देखा है? ऑलराइट, ऑलमोस्ट सभी। गुड। बाय द वे, आपने यूएस में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखा है? चाहे फोटोग्राफ टीवी में ही सही, बट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मतलब वो एक लेडी जो मशाल लेके खड़ी है। सीन दैट? ओके, गुड। क्या किया अभी मैंने आपके साथ? मैं ताजमहल को हटाना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दे दिया। जब मैंने आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया तब आपके दिमाग से ताजमहल हट गया था, लेकिन ताजमहल देने के बाद मैंने ये कहा होता कि ताजमहल को मत याद करो, उसके बारे में मत सोचो, तो जितना मैं ये कह रहा हूं उतना ज्यादा ताजमहल याद आ रहा है। इस वजह से बच्चों को भी आप टीवी, वीडियो गेम, मोबाइल, जो भी वो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ज्यादा बिजी करना जरूरी है। और जब आप उनको ज्यादा बिजी करने लगेंगे और उनके पास टाइम ही नहीं बचेगा, तो वो वीडियो गेम या टीवी के लिए जब वक्त नहीं है, या फिर दिन के दौरान वो एक्टिविटीज के द्वारा थक चुके हैं, तो शायद वो उस चीजों को अपने आप बंद कर देंगे या छोड़ देंगे। बट उनके पास फ्री टाइम अगर अवेलेबल होगा तो वो उस चीजों के लिए वक्त निकालेंगे ही निकालेंगे, रोकना मुश्किल है। इसलिए उनको बिजी करना ज्यादा जरूरी है। रही बात मोबाइल की, मोबाइल के लिए भी ये कहना कि कौन सी उम्र पे बच्चे को मोबाइल दे सकते हैं, अगेन ये कहना भी मुश्किल है कि 12 साल की उम्र पे देना चाहिए या 15 साल की उम्र पे। बिकॉज आजकल मोबाइल बच्चों के लिए, हमारे लिए एक सेफ्टी का माध्यम भी बन चुका है कि भी बच्चे को कुछ ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी आई, तो हमें फ़ोन कर सकता है, बात कर सकता है या कुछ भी। या आजकल इवन हमने ये भी देखा है कि मोबाइल के अंदर भी कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि उसे सीखने को मिल रही है, या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी है जो हमारा टाइम ना बिगाड़े, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से काफ़ी चीज़ें फटाफट हो जाती हैं। और बच्चे कभी कभार पढ़ाई के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ अगेन
मोबाइल इज अ बिग क्वेश्चन, मगर मोबाइल फोन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको रिकमेंड करता हूं। बच्चे का जो सोने का टाइम है उसके आधे घंटे पहले से मोबाइल वो आपको देकर जाएगा। पूरा दिन रखो, गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन रात को सोने से पहले जो सोने का टाइम है उसके आधे घंटे पहले वो फोन को बंद करके आपको दे देगा। बिकॉज मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान दिन के दौरान तो कम है, मगर रात को सोते समय बहुत ज्यादा है। रात को सोते समय अभी ऑनलाइन कौन है, या व्हाट्सएप पर चैट शुरू करना, या फिजूल में सिर्फ वो फेसबुक की वॉल को स्क्रॉल करते रहना, वो एक्चुअली और भी ज्यादा टाइम वेस्टिंग है और उनके क्वालिटी ऑफ स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। और उनका जब सोना लेट होता है तो उठना लेट होगा, और जब उठने में दिक्कत होगा तो उनका पूरा दिन का जो स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रात को सोते समय जो चैटिंग हो रहा है वो भी आपको पता है कि वो काम का नहीं है और वो इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला है। और इस वजह से अपने जमाने में किसी को मुंह पे आमने सामने मिलकर के जब बात करना था ना, तो बहुत मुश्किल था कहना दैट आई लव यू। आज चैटिंग और व्हाट्सएप की वजह से इतना इजी हो गया है कि किसी को भी पहले ये लिखना कि डीपी बहुत अच्छा है, अब सामने वाली रिप्लाई तो करेगी, अरे थैंक यू वेरी मच, तुम्हें मेरा फोटोग्राफ पसंद आया, एंड दैट्स वेयर चैटिंग शुरू होगा। और चैटिंग के माध्यम से किसी को आई लव यू कहना बहुत आसान बन गया है, बिकॉज नजर नहीं मिलानी है, आमने सामने नहीं है। और आजकल बच्चों के पास टेक्निक्स भी बहुत अच्छी है। वो लिखने के बाद अगर सामने से बुरा रिएक्शन आए तो तुरंत ये लिखना कि आई वाज जस्ट जोकिंग, वाज अ वेरी कॉमन थिंग एंड सटल थिंग, जैसे उनके लिए कोई मुश्किल काम है ही नहीं है। लेकिन बच्चे ये भी सोचते हैं कि ट्राई मारने में क्या जाता है। सो दैट्स वेयर रात को सोते समय आधे घंटे पहले से फोन उनको दे देना है। फोन का पर्पस पढ़ाई के रेफरेंस में, सेफ्टी के रेफरेंस में, कनेक्टिविटी के रेफरेंस में ओके, लेकिन बोले टाइम पास करने के लिए, फालतू एक्टिविटी के लिए, नो, वी डोंट अप्रिशिएट मोबाइल फॉर दैट। वो क्लैरिटी आपको अपने बच्चों को देनी है। कुछ रूल्स बनाइए। डाइनिंग टेबल पर फोन साथ में नहीं रहेगा। फोन दे दो बट उसके लिए कुछ डिसिप्लिन बना के रखो। अब ये रूल जब बच्चे को दिया तो इक्वली, देखो, आप किसी को गुलाम तभी बना सकते हैं जब आप भी गुलाम बनने के लिए तैयार हो, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो डाइनिंग टेबल पर रूल बनाओ कि मोबाइल फोन साथ में नहीं चाहिए, बिकॉज खाने के टाइम पे खाना है या एक दूसरे के साथ बातें करनी है। शाम को जो फैमिली टाइम होगा या जो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे उसमें फोन नहीं होगा। तो कुछ ऐसी सिलेक्टिव जगहों पर बच्चे को फोन अवॉइड करना और फोन उस समय भी साथ होना, दैट इज नॉट डिसिप्लिन्ड, वो दिमाग में बिठाना जरूरी है। कुछ बात आप उनसे कर रहे हैं और वो फोन लेकर बैठे हो तो उस बात में तुरंत ही अटक जाओ, रुक जाओ। जैसे आप बोलना बंद कर देंगे तुरंत उसकी नजर कुछ सेकंड्स के बाद आपके ऊपर पड़ेगी कि आप क्यों बोलना बंद कर दिए। और जब वो पूछे कि बोलिए क्या हो गया, आप कुछ कह रहे थे मुझे, कोई बात नहीं, आप फोन का काम बेटा खत्म कर लीजिए, बाद में मैं बताऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं, आई कैन वेट, दैट्स ओके। उसमें गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं, कुछ भी नहीं, बट ये स्टैंड अपना क्लियर रखो कि जब मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा तो मुझे तुम्हारा फोन हाथ में नहीं चाहिए। You have to be available for me, then only I can talk. And similarly, in return, जब बच्चा भी कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे बात करने को आएगा तब मैं आगे सिखा चुका हूं कि आपको भी अपने फोन को साइड पे रखना पड़ेगा। बिकॉज मोबाइल फोन को लेकर मैं ये जरूर कहूंगा कि आने वाले 100 साल के बाद हम इंसान जो इस दुनिया में जन्म लेने वाले हैं, मे बी अभी से 2 जनरेशन जो आने वाली है उसके बारे में बात कर रहा हूं, हम इंसानों का जो गर्दन होगा, गला, वो होगा ही नहीं। क्योंकि आदि मानव के रूप में हम लोगों का जो ग्रोथ हुआ था, पहले हम इस तरह से मुड़े हुए थे, झुके हुए थे, एंड धीरे 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 ये पोस्चर हमें मिला। और ये पोस्चर आने के पीछे का कारण कि अपना लाइफस्टाइल वैसा था, हमें धीरे धीरे सीधा अपने आप होना पड़ा था, हमारे जो इवोल्यूशन का प्रोसेस था वो वैसा था। बट अब जो इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है पता है, ये गर्दन झुकती जा रही है।
क्यों झुकती जा रही है? क्योंकि सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, और जब सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, धीरे धीरे गर्दन झुकती जा रही है, तो अभी से 50, 100, 150 साल के बाद की जो जनरेशन आएगी उसमें गर्दन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है ना, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। सो दैट इज गोना हैपन। सो आपको मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड वाइड, इंडिया में तो अभी तो मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट अभी भी नया है, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप के कुछ कंट्रीज, इन लोगों को आज ये प्रॉब्लम को बहुत बड़ा फेस करना पड़ रहा है कि मोबाइल को लेकर लोग इतने ज्यादा अंदर घुस रहे हैं कि ना वो रिश्तों का महत्व समझ पा रहे हैं, ना लाइव एक्सपीरियंस का महत्व समझ पा रहे हैं, एंड सो मेनी थिंग्स, यू नो। प्रोबेबली एक वीडियो गेम के बारे में अभी अभी आपने सुना होगा, पोकेमॉन गो बोल के कोई वीडियो गेम आया है, यू नो, इट्स लाइव जीपीएस। सो आई थिंक, यू नो, इफ यू आर अवेयर, इंडिया में ये वीडियो गेम लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन कुछ बच्चों ने, यू नो, कुछ क्रैक करके भी वो वीडियो गेम्स डाले हुए हैं, एंड लाइव जीपीएस की वजह से, कैन यू बिलीव, टू व्हीलर के ऊपर या गाड़ी चलाते समय भी वो फोन चालू रखते हैं, एंड वो गेम कुछ वैसा है जिसमें आप जैसे जैसे ट्रैवल करोगे आपको ज्यादा प्रोग्रेस करने को मिलेगा, कैचिंग सम पोकेमॉन स्टफ, यू नो। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जब टू व्हीलर और गाड़ियों के समय भी लोग फोन चालू रख रहे हैं, एक्सीडेंट्स होना शुरू हुए हैं। आई डोंट नो, यू नो, कि ये चीजें कहां पहुंचेगी, बट इस डेवलप कंट्रीज में ऐसी भी कुछ एजेंसीज, ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज, ऐसी भी कुछ एनजीओज अब शुरू हुए हैं जो वीडियोस के माध्यम से, आर्टिकल्स और इंटरनेट के माध्यम से ये भी सिखाना चाहते हैं कि मोबाइल को भी अवॉइड अब करना जरूरी हो रहा है, यू नो, एंड या इट्स नीडेड। बट एनीवेज, हम यहाँ पर बच्चों के लिए जो बात कर रहे थे उस रेफरेंस में बच्चों को बिजी करना है कि जिससे इस चीज़ों से वो दूर रहे, बाहर रहे, जिसके लिए मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, एंड दैट कुड बी ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। स्पोर्ट्स में बच्चे को बिजी कर सकते हो, डांस सिखा सकते हो, पेंटिंग, उसको जो पसंद हो, जिसमें वो उसे इंटरेस्ट आए, बट उसे इस चीज़ों में बिजी करना शुरू करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्रिएटिव डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, उसके राइट ब्रेन का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट वुड बी कि वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से दूर रहेगा। सी, जब आप लोग ये कहते हैं ना कि देखो हमारे ज़माने में तो ऐसा होता ही नहीं था और हम तो हमेशा अच्छे ही रहे, हमें गलत आदत ही नहीं लगी। सुनो, आज से 30 साल पहले मैं आपको 5,000 रुपये भी दे देता और ये कहूँ कि एक दिन में खर्च करके आओ, आपके पास ऑप्शन ही नहीं था खर्च करने का। कहाँ खर्च करोगे और किधर खर्च करोगे? उन दिनों में आपके पास बिगड़ना चाहते भी तो भी ऑप्शन ही नहीं था। आज का जो टाइम है, आज का जो जमाना है, उसमें बिगड़ने के लिए ऑप्शंस बहुत बन चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर बच्चे गलत रास्ते पर है तो मैं मानता हूं कि गलती उनकी है, ऐसा नहीं है, बट माहौल वैसा है कि जहां आप लोग बिगड़ना चाहते थे तो भी माहौल ऐसा था नहीं कि आपको बिगड़ने दे, और आज अगर कोई सुधर के रहना चाहे तो भी माहौल ऐसा नहीं है कि आप रह सके। जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप में से कुछ लोगों का, कुछ यहां पर ऐसे भी मॉडल है जिनका जन्म तब हुआ था जब टीवी भी नहीं थे। फिर आप क्यों आज टीवी देख रहे हो? समझ आया? बिगड़ने का ऑप्शन था तो आप भी बिगड़ गए। हुआ कि नहीं हुआ? मोबाइल का तो जन्म अभी अभी हुआ ना आप लोगों के लिए, पिछले 5 साल में, 10 साल में। इंटरनेट वगैरह, व्हाट्सएप तो अभी 4 साल हुआ आए, या फेसबुक 6 साल हुआ बने, या 10 साल, जी भी जितना भी टाइम हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तो भी फेसबुक अकाउंट तो आपका भी है ना, व्हाट्सएप आप भी तो यूज करते हो, भले ऑफिस के नाम से यूज करते हो, मगर रात को 12:30 बजे भी ऑनलाइन तो हो कि नहीं ऑफिस के नाम से। तो अब जब बिगड़ने के ऑप्शन इतने ज्यादा है तो मेरा ये मानना है कि गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, टाइम वैसा है, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, कल्चर हैज चेंज्ड। आज के जमाने में आपके पास राशन कार्ड ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका ईमेल आईडी ना हो तो आपको आउटडेटेड गिना जाता है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट?
अब जैसे हमारे रिस्पेक्टेड मुकेश अंबानी, उन्होंने जो ऑफर लॉन्च किया उसमें अब बच्चे पढ़ाई कब करेंगे वही समझ नहीं आ रहा। बट यू नो दिस इज व्हाट डेवलपमेंट इज, यू नो इसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। और हम सभी चाहते थे ना इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाए, तो हो रहे हैं हम। यूएस में 10 में से 5 डिवोर्स व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से हो रहे हैं। और वैसे फेसबुक और व्हाट्सएप में हम कहीं पर भी पीछे नहीं है। सो टाइम हैज चेंज्ड, और इस वजह से पेरेंटिंग आज जितना ज्यादा चैलेंजिंग बन चुका है, इससे पहले इतना ज्यादा चैलेंजिंग कभी नहीं था। क्या ये कहूं आने वाले 5 साल में क्या होगा? यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड वीआर टेक्नोलॉजी, जो बहुत जल्द हर जगह धीरे धीरे आने लगेगा। अभी तक तो आपने वीडियो गेम्स यहां खेली है। वीआर टेक्नोलॉजी इज अ 3D टेक्नोलॉजी की जो आंखों पर लगेगा और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा वीडियो गेम के अंदर है। आपने ऐसे वीडियो गेम के बारे में तो सुना होगा कि रिमोट हाथ में लेकर यहां से आप हाथ घुमाइए, उधर वो टेनिस का रैकेट घूमेगा। ये तो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वीआर इज सो रियल कि जहां पर आपको फील होगा कि आप क्रिकेट के ग्राउंड पर खड़े हैं, आप यहां हिलेंगे और लाइव गेम जैसे आप खेल रहे हैं जबकि आप अपने घर के रूम में होंगे। और ये टेक्नोलॉजी को वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर इंडिया में काफी जगहों पर आपको दिखना शुरू हो जाएगी, जो ऑलरेडी आ तो रही है बट कॉमनली दिखना शुरू हो जाएगी। एंड वी कैन नॉट इमेजिन कि ये चीजें कहां जा रही है, जहां पर लाइव एक्सपीरियंसेस कितने कम हो जाएंगे। बट इन सभी चीजों में सबसे बड़ी चीज जो आपको हेल्प करेगी आपके बच्चों के साथ, वो क्या है पता है? ना मेरी टेक्निक्स, ना मेरे साइकोलॉजी के आइडियाज, ना ही डिसिप्लिन, ना ही हिटलर बनना। सिर्फ एक ही चीज हेल्प करेगी, और वो है आपका आपके बच्चों के साथ का रिश्ता कितना पावरफुल है। सिर्फ वही आपको हेल्प करेगा ये सारी चीजों से बचने के लिए। जितना आपका रिश्ता कमजोर होगा अपने बच्चे के साथ, उतना बच्चा इन चीजों में और ज्यादा बिजी हो जाएगा। बट आप उसे क्रिएटिव एक्टिविटी में और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में रख सकते हैं, विच इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। मैं अपने लाइफ में काफ़ी बरसों तक टेनिस खेला, आई वॉज अ स्टेट चैंपियन, मैं नेशनल्स तक पहुंचा था। बट मेरी लाइफ में जब वो एक स्पोर्ट मेरे साथ था, तो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला था कि जब कोई भी बच्चे को आप एक स्पोर्ट में रखोगे, उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की एक चीज़, एक क्वालिटी जब बिल्ड होगी, तो उससे मेरा बेनिफिट ये था, मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि मैं हर दिन टेनिस में या तो हारता था या तो जीतता था। अब वो हार जीत मेरी लाइफ में इतनी बढ़ चुकी थी, 17 साल की उम्र पे मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया था, करियर को शुरू किया था। उसके पीछे की वजह मैं कुछ वक्त के बाद आपको बताऊंगा। बट हुआ कुछ ऐसा कि मेरे बिजनेस में काफ़ी कम उम्र पे जब मैंने शुरुआत की, तो मुझे हार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लॉस का फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज काफ़ी सालों तक मेरी लाइफ में वो हार जीत का सामना इतनी बार मैं कर चुका था कि मुझे ये पता था कि अगर आज मैं हारा हूँ तो मैंने कुछ गलती की है जिस वजह से हारा हूँ, मगर कल सुबह एक नई शुरुआत वापस होगी और मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ और इम्प्रूव करके एक और बार नए तरीके से कोशिश कर सकता हूँ और मैं वापस जीत सकता हूँ। और ये क्वालिटी एक स्पोर्ट्समैन के अंदर आ सकती है, और इस वजह से अपने बच्चे को हमेशा कोई ना कोई स्पोर्ट्स में बिजी रखना ज़रूरी है। उसके अंदर वो स्पोर्ट्समैन का एबिलिटी आना ज़रूरी है, स्पिरिट आना ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ बॉडी का इंपॉर्टेंस और फिटनेस का इंपॉर्टेंस नेचुरली आपका बच्चा समझ पाएगा जब वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा तब। बट आई रेकमेंड ऐसे स्पोर्ट में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करो जिसमें वो मैक्सिमम लेवल पर एक्टिव रह सके। अब वो कोई भी हो सकता है, आप उसको स्विमिंग कराइए, बैडमिंटन खिलाइए, टेनिस हो सकता है, फुटबॉल में लेकर जाइए, कुछ भी हो सकता है। कंपैरेटिवली मैं क्रिकेट बच्चों के लिए रेकमेंड नहीं करता। उसके पीछे लंबी कहानी है, साइकोलॉजिकल रीजंस, उसमें फिलहाल नहीं जाएंगे।
बट मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं नहीं कहता बुरा है, बट मैं कंपैरेटिवली उसे रेकमेंड नहीं करता। ओके, सो बाकी चॉइस आपकी। एंड इवन कुछ लोग अपने बच्चों को चेस में रखना पसंद करते हैं, जबकि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बट तो भी मैं चेस को ज़रूर आपको कहूँगा कि हाँ, इट इज़ अप्रिशिएबल गेम। मतलब कि उसमें ज़रूर एक अलग ही लेवल का डेवलपमेंट बच्चे का हो सकता है, बट साथ ही साथ एक फिजिकल स्पोर्ट होगा तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा बॉडी के लेवल पर। ऑलराइट, एंड स्पिरिचुअलिटी इन रूट्स, बचपन से ही बच्चे के अंदर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी डालते रहिएगा। मैं धर्म डालने के लिए नहीं कह रहा, मगर स्पिरिचुअलिटी डालने के लिए कह रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी में भाषाओं के नाम पर आप एक दूसरे को अलग नहीं करेंगे, और धर्म के नाम पर भी आप एक दूसरे को अलग नहीं करेंगे। एक धार्मिक इंसान का प्रॉब्लम ये है कि वो सबको अपने जैसा देखना चाहता है, और एक स्पिरिचुअल इंसान का फायदा ये है कि वो सबके साथ एडजस्ट कर लेता है। So, I hope you can understand that difference. और हम सबको फ्लेक्सिबल होना है, एडेप्टेबल होना है, and that's where spirituality can help us. And unidirectional guidance. ऐसा काफी घरों में मैंने देखा है, जैसे बेटा पहले कोशिश करेगा मां को कन्विंस करने की, मम्मी नहीं मानेंगे, फिर वो जाके पिता को कन्विंस करेगा, और वो भी नहीं मानेंगे तो घर में कोई तीसरा होगा जिसके पास जाएगा। यानी कि उसे ये पता है कि मेरा काम निकलवाने के लिए कहां कहां जाना है। और होगा क्या, जब बच्चा पापा के पास जाएगा और वो ये कहेंगे अच्छा मम्मी ने मना किया, कोई बात नहीं, मैं तुझे लेकर चलता हूं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती आपने कर दी। जब आप ये करेंगे तो याद रखना, वो आप दोनों को भी झगड़ा करवा के अपना काम निकलवाएगा। और जब उसको पहले से ये पता है कि इन दोनों के बीच में तो कुछ बनता ही नहीं है, उसका रीजन है ना, इंडिया में रूल ये है कि प्यार बंद दरवाजे में करना है और झगड़ा खुलेआम करना है कि नहीं? आप खुलेआम तो बीवी का हाथ नहीं पकड़ते ना, शर्म आती है आपको। खुलेआम आप इंडिया में सड़क के ऊपर उसको किस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुलेआम इंडिया में प्यार करना अलाउड नहीं है, ये हमारे संस्कार है। लेकिन खुलेआम सड़क के ऊपर आप किसी को गाली दे सकते हैं, उसमें संस्कारों में कुछ भी गलत नहीं है। आई मीन वी कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो हम जब एक ऐसे जमाने में है जहां पर बच्चा प्यार करते हुए तो हमको देखता ही नहीं है, कभी एक दूसरे के प्रति प्यार जताते हुए तो देखेगा ही नहीं, लेकिन खुलेआम झगड़ा करते हुए और आर्ग्यूमेंट करते हुए हर दिन देखेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट वो उसका भी फायदा उठाता है और अपना काम निकलवाने के लिए आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट खड़ी करवाएगा। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट आइडिया देता हूं यहां पर, एंड दैट इज, दिस इज सो इंपॉर्टेंट गाइस, कि प्रोबेबली सिर्फ आप इतना भी शुरू करेंगे ना आज से, तो भी आपके बच्चे के लाइफ का डिसिप्लिन कुछ अलग होगा। और वो ये है, जब आपका बच्चा आपको फोन करे, जब आप ऑफिस में हैं, पापा मुझे उधर जाना है, आप मेरे को ये पैसा दो। बेटा आपने मम्मी से पूछा? हाँ वो मना कर रही है, फिर मुझे फोन क्यों किया? ये जिस दिन इतना स्टैंड ले पाओगे, भले आपकी वाइफ का आप चेहरा भी देखना पसंद ना करते हो, मतलब कि आप दोनों के बीच में कुछ भी है, बट बच्चे के सामने हमेशा आपको एक बने रहना जरूरी है। मम्मी ने मना किया बेटा, तो मुझे फोन क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर उन्होंने आपके लिए डिसीजन लिया होगा तो वो सही होगा, और मैं उन्हीं के डिसीजन के साथ रहूंगा। Why are you calling me for that? ये समझ और ये डिसीजन लेना जरूरी है। उसके बाद आप घर जब आओ, अपने रूम में जब है, तब वाइफ से जानना कि तुमने इस मैटर को लेकर मना क्यों किया, क्या वजह थी, क्या कारण था। तो वो बताएगी कि भाई देखो ऐसा ऐसा था, इसलिए मैंने उसको मना किया। ओके, अब अगर एज अ फादर आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने गलत डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, आपको बच्चे को नहीं कहना है और बाहर निकल के सुपरमैन में नहीं बनना है कि मम्मी ने मना किया, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं तू जा। नो, उधर हीरो नहीं बनना है। इंस्टेड
पहले म्यूचुअली डिस्कस करो और डिसाइड करो कि नहीं उसको भेजना चाहिए, उसके लिए इस तरह से ये अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा वगैरह। अब वो डिसीजन लेने के बाद वापस मम्मी ही जाकर बच्चे को कहेगी चलो ठीक ठीक है बेटा, मैंने उस पर थोड़ा सा सोचा और वो सोचने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। दैट्स इट। उधर आपको बाहर आके नहीं दिखाना है, बच्चे को आंख नहीं मारनी है कि मैंने मम्मी को समझा दिया। नहीं, जिस दिन आप ये करोगे उस दिन याद रखना कि वो आप दोनों को अलग अलग तरीके से अपनी उंगली पे घुमाना सीखेगा। सो डोंट डू दैट। अगर बच्चे ने किसी से भी पहले बात कर ली, पहले पिता से बात कर ली, तो मां बीच में नहीं आएगी, और पहले मां से बात हो गई तो पिता बीच में नहीं आएंगे। ये स्टैंड क्लियर रखना जरूरी है, और ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, ये आपको इवन घर के जो दूसरे बड़े हैं, दादा दादी, उनके लिए भी करना पड़ेगा। रात को 11 बजे बच्चे ने बोला आइसक्रीम खाना है, मम्मी ने मना किया, पिता से पूछा, पिता ने भी मना किया कि भाई सीजन बराबर नहीं है, इस समय आइसक्रीम मिल नहीं सकता, वॉट एवर इट माइट बी, और फिर वो बच्चा रोने लगे, चिल्लाए, जिद करे, और अचानक से एक सुपरमैन बाहर निकले जिसको हम दादाजी बोलते हैं, और वो दादाजी आकर उसको उठाकर ये कहे, ओ मेरा लल्ला क्यों रो रहा है, क्या हो गया, क्या चाहिए तुझे? दादाजी मुझे आइसक्रीम खाना है, मम्मी पापा नहीं खिला रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं लेके चलता हूं। वो दादाजी को घर जाके क्या समझाना है सीख गए हो ना, समझा देना। When it comes to your kid, तो पूरे फैमिली का स्टैंड, भले एक घर में 15 लोग भी रहते हो, बट पूरे फैमिली का स्टैंड एक ही होना चाहिए। बच्चे को ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अगर ऑप्शन मिल गया तो वो बचने का रास्ता खोजते रहेगा। डिसाइड हुआ है कि ये इसकी पढ़ाई का टाइम है, तो पूरे फैमिली का वही स्टैंड होना चाहिए। फिर बीच में चाचा जी आकर उसको ऑप्शन नहीं दे सकते हैं कि चल खेलने को। ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। एंड उसे आप मेडिटेशन सिखा सकते हैं, योग सिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं भगवत गीता लिख रहा हूँ, बट उसके अलावा जो भी आपके रिलीजन के साथ, धर्म के साथ, एथिक्स, वैल्यूज के साथ मैच करता है वो सिखाइए। बट ये ज़रूरी है बच्चे के लिए। मेडिटेशन सिखाने के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि बच्चे के अंदर जिद नहीं रहेगी और गुस्सा अपने आप कम रहेगा, जो आज के बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है। बच्चे को मेडिटेशन सिखाइए, लेकिन उसको सिखाने के लिए किसको सीखना पड़ेगा? योग क्यों मैं रिकमेंड करता हूं? बिकॉज योग में कोई ऐसी जगह पर उसे सीखने के लिए भेजिए जहां पर उसे यम और नियम सिखाया जाए। योग के महर्षि पतंजलि ने 8 स्टेप्स दिए थे, जिसमें आसन तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर प्राणायाम है। शुरुआत यम और नियम से होती है, और यम और नियम जिधर सिखाया जाता हो, योग के पहले 2 स्टेप अष्टांग योग के, वहां पर अपने बच्चे को कोई क्लास, कोई स्कूल, कोई भी जगह पर आप भेज सकते हैं जहां पर यम या नियम सिखाए जाते हो। बिकॉज मेडिटेशन और योगा लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आ सकता है। मैं योगा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया में मिलिट्री ट्रेनिंग का ऑप्शन नहीं है पब्लिक के पास। अगर कोई ऐसे कंट्री में मैं होता जहां पर पब्लिक को भी ऑप्शन है कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बच्चों को भेज सकते हैं, जो काफ़ी कंट्रीज में ये रूल है कि बच्चे को 1 या 2 साल तो मिलिट्री ट्रेनिंग में कंपलसरी भेजना होता है, तब की बात अलग थी। बट इंडिया में ऑप्शन नहीं, इसलिए मैं योग का ऑप्शन दे रहा हूं, क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है, रूल्स के मुताबिक जीना जरूरी है। क्योंकि कोई भी लेवल का प्रोग्रेस तभी संभव है जब आप लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं, और इस वजह से मैं योग रेकमेंड करता हूं। अगर अपने पास मिलिट्री ट्रेनिंग का ऑप्शन होता तो मैं हमेशा कहता कि एटलीस्ट बच्चे को 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग देना ही चाहिए। हमारे फैमिली का मिलिट्री ट्रेनिंग का मैं आपको ऑप्शन देता हूं, समझाता हूं कि हमारे फैमिलीज में क्या होता था। फ्रॉम माई ग्रैंडफादर टिल माई ऑल अंकल्स
एंड उसके बाद का मेरा जनरेशन, मैं फैमिली में फ़िलहाल सबसे छोटा हूँ। अंकल्स के जो भी बच्चे हैं उनमें, मेरे जो कजिन्स हैं उनमें, उनके तो अब शादी भी हो गए और उनके बच्चे भी हो चुके हैं, बट आई एम द यंगेस्ट। बट हमारी ये 3 जनरेशन में ये चीज़ चल रही है, और वो ये है, हम लोग साल में एक बार बच्चे का जब वेकेशन पीरियड होता है और जब बच्चा टोटली अवेलेबल है घर पे, तब एक हफ्ते का ये प्रोसेस करते हैं। और वो प्रोसेस ये है, एक हफ्ते के दौरान सिर्फ वो ही करना है जो पसंद नहीं है। समझाता हूं। आदत है बेड पर लेफ्ट साइड सोने की, उस एक हफ्ते बेड के राइट साइड ही सोना है। मुझे सोने के लिए वो वाला ब्लैंकेट तो चाहिए ही, बोले उसके बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो उस एक हफ्ते तक कंपलसरी वो ब्लैंकेट मिलेगा ही नहीं, कुछ भी दूसरा चलेगा मगर वो नहीं मिलेगा। खाने में मुझे ये वाली सब्जी तो पसंद ही नहीं है, उस एक हफ्ते के दौरान वो ही सब्जी खानी है। एप्पल तो मैं खा ही नहीं सकता, तो पूरे दिन के मील में एक बार तो एप्पल आएगा ही आएगा। मुझे टीवी में वो वाली चैनल पसंद नहीं है, आई लाइक ESPN, बोले डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी मेरे को पसंद नहीं है, तो जब टीवी चालू होगा तब नेशनल ज्योग्राफी होगा। मुझे वो दोस्तों में ये वाला जो दोस्त है उससे सबसे ज्यादा नफरत है, आई डोंट लाइक हिम, तो उस एक हफ्ते के दौरान उसको एक बार तो मिलना ही मिलना है और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। हमारे फैमिलीज में साल में एक बार बच्चों के लिए ये मिलिट्री ट्रेनिंग हुआ करता था, जो नहीं पसंद है उस एक हफ्ते वो ही करना है। Why can't you train yourself and your mind to do what is necessary? Doesn't matter if you don't like it. और इसमें सिर्फ बच्चे नहीं, पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता था। दिस वॉज प्रिटी इंटरेस्टिंग। हम लोग साल के दौरान क्या करते थे ये बता दो, एक दूसरे के लिए लिस्ट बनाते थे और पूरे साल का जो नफरत था एक दूसरे का उस एक हफ्ते में निकालते थे। मेरे पेरेंट्स खोजेंगे मेरे बारे में कुछ और मैं उनके बारे में कुछ खोजूंगा, और फिर वो एक हफ्ते के दौरान एक दूसरे पर वो अप्लाई किया जाएगा। और जब सब डाइनिंग टेबल पे मिल के वो वाली सब्जी खा रहे हैं जो कॉमनली हमको पसंद नहीं है, तो मिलकर उसकी बुराई भी करेंगे, उस पर हंसेंगे और खाएंगे। Are you getting me what I'm saying, you know? So it is so amazing। जब सुबह उठकर आएंगे और जब शिकायत भी करेंगे, यार वो ब्लैंकेट नहीं था तो पूरी रात नींद ही नहीं है, 4 बार उठ गया। हंसेंगे भी, एक दूसरे की खिंचाई भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो भी हम कर सकते हैं, विल ट्राई एंड विल डू इट। एंड इट वॉज सो अमेजिंग प्रोसेस। प्रोबेबली मैं नहीं जानता कितने लोग समझ पाए हैं जो अभी मैं बोल रहा हूं, बट अगर आप समझ पाए होंगे, ट्राई करके देखो, इतना मजा आएगा। अगर एज अ फैमिली आप ये ट्राई करेंगे ना, इट इज सच अ एंटरटेनिंग प्रोसेस। एंड प्रोबेबली इससे बढ़कर माइंड कंट्रोल का कोई प्रैक्टिकल टेक्निक हो ही नहीं सकता है। और उसका नतीजा ये है, मैं और मेरे सभी कजिन्स, मेरी कुछ सिस्टर्स हैं, मेरे कुछ भाई है, बट मेरे सगे भाई बहन तो कोई नहीं है, बट मैं और मेरे कजिन्स, हम सबको जब इस माहौल में बड़ा किया है, हम लोगों का आज ये नतीजा है और आज ये रिजल्ट है। दुनिया का कोई भी कोना दे दो, घर का कोई कोना दे दो, कोई भी खाने की वस्तु दे दो, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग द रूल इज यस, यस एंड यस। मैं गाड़ी में सो सकता हूँ, रेलवे स्टेशन पे सो सकता हूँ और 5 स्टार होटल में भी सो सकता हूँ।
खाने में जब कोई मुझसे पूछे कि ये चलेगा या वो चलेगा, लाइक ऑलमोस्ट 21 दिन में यूएस में था, जितनी जगहों पर गया, मेरा बहुत सिंपल रूल था, भाई मुझे जो मिलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। इसमें ये टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट नहीं है, कभी शिकायत का कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई एम टोटली कंफर्टेबल विथ व्हाट आई हैव। जब वो 7 दिन आप वो वाले कपड़े भी पहनते हैं जो वार्डरोब में आप हमेशा अवॉइड करते हैं, जो पसंद नहीं है, और वो कपड़े पहनकर भी बाहर निकलो, ना, वो कपड़ों को लेकर भी जो ईगो था ना, वो भी खत्म हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, आई एम सो कंफर्टेबल विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई एम बीइंग ऑफर्ड। और फिर क्या होता है पता है, लाइफ जिसको आप किस्मत बोलते हैं, मैं लाइफ बोलता हूँ, कुदरत बोलता हूँ। कुदरत आपको जो ऑफर करेगी ना, मतलब जो भी वो जिंदगी आपको दे रहा है हर पल, उससे आपको कोई शिकायत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को एडजस्ट करना, उसमें फ्लेक्सिबल बनाना जानते हैं। दिस कैन बी द मोस्ट पावरफुल टेक्निक आई कैन टीच यू, कि जहां पर एक अलग ही लेवल का डिसिप्लिन आप क्रिएट कर सकते हैं, बट उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके देखो। इसको गेम बनाना है। इट इज नॉट मिलिट्री ट्रेनिंग, इट इज नॉट हिटलर, इट इज नॉट डिक्टेटरशिप, इट इज अ गेम। शुरुआत कैसे करेंगे? एक दिन से शुरुआत करेंगे पहले, ऑलराइट। इफ इट इज कंफर्टेबल तो 2 दिन तक लेकर चलेंगे, 2 दिन के बाद 5 दिन, 7 दिन तक। आई मीन कोई भी किस्म का उपवास भी आप इसी तरह से करते हो, राइट? उपवास में क्या करते हो? इट्स जस्ट एट कंट्रोल, बट देन 2-3 दिन करने के बाद चौथे दिन अचानक से टोटली कंफर्टेबल हो जाता है। सो इट्स जस्ट द सेम थिंग विच यू आर डूइंग हियर, नथिंग एल्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप जो बोलेंगे बच्चों पर वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। लेट मी शो यू अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट। दिस इज प्रीटी अमेजिंग बिकॉज ये मैजिकली काम करेगा आपके बच्चों पर, आपके शब्दों का इफेक्ट। आइए देखते हैं। तारे ज़मीन पर पिक्चर में मिस्टर अवस्थी, जो ईशान हमारे फिल्म के हीरो है, उस बच्चे के पिता दिखाए हैं। जब आमिर खान उनके परिवार को मिलकर मिस्टर और मिसेस अवस्थी को बताते हैं कि आपके बेटे को डिसलेक्सिया है, उस रेफरेंस में वो कुछ दिनों के बाद स्पेशली स्कूल में आकर आमिर खान को मिलकर बताते हैं कि मेरी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर छपी सारी जानकारी पढ़ ली है, और वो इसलिए ये जताना चाहते थे क्योंकि वो आमिर खान को ये कहना चाहते थे कि आपको ये ना लगे कि हम ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते। ख्याल शब्द को सुनते ही आमिर खान कहते हैं, हाँ, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें एक इलाज की शक्ति है। एक प्यार भरी पप्पी, एक जादू की जप्पी, इसे ख्याल करना कहते हैं। ये सुनते ही मिस्टर अवस्थी अचानक से सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उन्होंने सही में कभी भी अपने बच्चे का ख्याल रखा भी है। इसके साथ आमिर खान एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल शेयर करते हैं। क्या आपकी पत्नी ने इंटरनेट पर सोलोमन आइलैंड के बारे में कुछ पढ़ा? तब वो जवाब देते हैं, नहीं। आमिर खान बताते हैं, सोलोमन आइलैंड जहाँ पर आदिवासी लोगों को जंगल का कोई हिस्सा काटना हो, कोई पेड़ को गिराना हो, तो वो सभी मिलकर उस पेड़ के पास पहुंच जाते, उसे जी भर के कोसते, गालियां देते, और देखते ही देखते कुछ ही वक्त में वो पेड़ गिर जाता था या फिर मुरझा जाता था। इनडायरेक्टली उनको बता दिया कि आपने अपने बेटे के साथ अभी तक क्या किया है। हमारे शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर है, और हम अपने बच्चों को जो भी कहते हैं उसकी इफेक्ट उनके सबकॉन्शियस पर बहुत ज़्यादा होती है। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था कि बच्चा का जन्म से 18 साल का होता है तब तक उसे कितने नेगेटिव सजेशन दिए जाते हैं, नेगेटिव वाक्य उसे बताए जाते हैं। एंड कैन यू बिलीव, पुराने ज़माने में जो कैसेट्स हुआ करती थी, वैसी 36 कैसेट भर जाए उतने सिर्फ नेगेटिव सजेशन एक बच्चे को कहे जाते थे। अगर अमेरिका में ये हालत है, इंडिया में सिर्फ 360। कितनी बार एक बच्चा जन्म से लेकर अभी तक सुनता होगा कि तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तेरा काम नहीं, तुझसे नहीं होगा। और इतने नेगेटिव सजेशंस के बाद, चलो आप मुझे बताओ
अगर कोई आपको आपके काम में इतने ज्यादा नेगेटिव सजेशन हर दिन देता रहे, आप कितना पॉजिटिव रह पाएंगे, आप कितना मोटिवेटेड रह पाएंगे, कितना कॉन्फिडेंस रख पाएंगे और कितना सक्सेसफुली कोई काम कर पाएंगे। मैं दुनिया को मोटिवेशन देता हूं, लेकिन अगर कोई मुझे भी उतना ज्यादा नेगेटिव हर दिन बताते रहे तो धीरे धीरे मैं भी खत्म होने लगूंगा। मैं काफी बार लोगों को बताते रहता हूं कि जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि इसने आपने हमारी जिंदगी बदल दी या आपने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखा दिया, या जब लोग ये कहते हैं कि इसने यू आर प्रीटी मच एनर्जेटिक, या लोग जो मुझे ये कहते हैं कि उसने आप इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, देन द आंसर इज इट्स ऑल अबाउट द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। जो लोग मेरे सामने है वो ही है जो मुझे एनर्जी दे रहे हैं। आप लोगों का मुझे आकर ये कहना कि इसने आपने बहुत अच्छा सिखाया, आपका ये कहना कि इसने आपकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई, आपका ये कहना कि इसने आज की आपकी बातें सुनकर हम ये बदलाव ला रहे हैं, आपका मेरी बातों के साथ रिस्पॉन्ड करना, आपका बीच में ताली बजाना, यही सारी चीजें हैं जो मुझे एनर्जी देता है, कुछ और नहीं है। आज अगर मैं यहां हूं तो मुझे बनाने वाले और कोई नहीं मगर आप है। It is all the energy which you have given me is what I am giving you back, and that is what same thing happens कि similarly अगर यहां पर आप अपने बच्चे को imagine करें आज स्टेज पर, तो as a family, as a parent, friend, सोसाइटी, समाज, सबने मिलकर उस बच्चे को जो एनर्जी दिया है उस बच्चे ने रिटर्न में वो ही दिया है। मैं अपनी टीम के साथ कल शाम एक मीटिंग ले रहा था अहमदाबाद ऑफिस में, एंड हमारा 1.5 घंटे का एक डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन में हम पूछ रहे थे कि भाई हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एज अ कंपनी, हम क्या कर रहे हैं। तो सिंपल जवाब क्या होगा, वी आर अ ट्रेनिंग कंपनी, ठीक है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछना शुरू किया तो ऑलमोस्ट 30 शब्द मिले थे। कैसे 30 शब्द थे? सक्सेस, फिलॉसॉफी, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, मतलब कि हम ये सारी चीजें लोगों को देते हैं, राइट। तो वो शब्दों को 30 में से हमने कहा कि चलो 3 वाक्य बनाते हैं, 30 शब्दों के 3 वाक्य। तो एक वाक्य निकला वी फुलफिल ड्रीम्स, दूसरा वाक्य निकला वी एड वैल्यूज। तो उस वाक्य को भी शॉर्ट करते गए और लास्ट में जो 3 शब्द निकले वो हमारे कंपनी का एक नया टैगलाइन है जो हमने कल डिजाइन किया, और वो टैगलाइन था वी चेंज लाइव्स। हम जिंदगियां बदलते हैं। और मैंने अपनी टीम को समझाया कि हर सुबह तुम अपने घर से निकल के ऑफिस निकलो आने को, तो किस सोच के साथ निकलना है घर से, एंड दैट इज कि आज मैं उधर जाके कुछ जिंदगियों को बदलने के लिए जा रहा हूं। चाहे मैं फोन पर कस्टमर के साथ बात करूंगा उसके माध्यम से, या मैं एक एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करूंगा और उस एडवर्टाइजमेंट को जो देखकर प्रोग्राम में आने वाले हैं उस माध्यम से। मगर बोले हर दिन जब मैं ऑफिस आऊंगा तो मैं किसके लिए आऊंगा? मैं कुछ जिंदगियों को बदलने के लिए आऊंगा, राइट। और मैंने उनको समझाया कि पिछले 20 सालों से सिर्फ ये एक लाइन है, दैट आई चेंज लाइफ्स, मुझे स्टेज पर वो एनर्जी देती है, पावर देती है। आप सभी सुने होंगे जेट लैग। जेट लैग पता है आपको? टाइम डिफरेंस की वजह से नींद की साइकिल चेंज हो जाती है, इसे कहते हैं जेट लैग। नॉर्मली कोई आदमी अमेरिका से इंडिया लैंड करे तो आपको पता होगा कि 2, 3, 4 दिन तक तो एग्जैक्टली उल्टी साइकिल में वो जिएगा। मैं 3:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्राइडे सुबह लैंड किया था यूएस से 21 दिन के बाद, और सुबह 6 बजे सोया, 9:30 बजे उठा सुबह, और 10:30 बजे मेरा ऑफिस का टाइम था, मैं ऑफिस में था। पूरा दिन ऑफिस खत्म करके शाम को जिम खत्म करके रात को 12:30 बजे सोया, सुबह 8 बजे उठा। शनिवार पूरा दिन वापस ऑफिस में था। कल शाम मैंने अपनी टीम के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आज सुबह ट्रैवल करके आए हैं, आपके सामने हैं।
आज शाम ये प्रोग्राम खत्म होगा, कल सूरत में इवेंट शुरू हो रहा है 1 हफ्ते के लिए, तो यहाँ से हमें सूरत पहुँचना है। और इस बीच में मैं ये बताना चाहूँगा, मैं फ्राइडे के दिन डॉक्टर के पास गया था, क्योंकि मैं स्काई डाइवर हूँ और स्काई डाइविंग के दौरान जब मैं यूएस में स्काई डाइविंग कर रहा था तो लैंडिंग के दौरान मुझे एक इंजरी हुआ। मुझे डॉक्टर ने मेरे पैर को लेकर 15 दिन बेड रेस्ट बोला है और स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर है, और जिसके लिए मुझे 1.5 महीने का रेस्ट बोला है। अगर मैंने ये ना बताया होता तो आप में से कौन है जो मुझे ये कह पाते कि आपको कुछ इश्यू है या प्रॉब्लम है। जब लोग पूछते हैं तुम इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, द आंसर इज यू। और ये एग्जाम्पल मैं बस इसी वजह से दे रहा हूं कि आप सोच नहीं पाओगे, इमेजिन तक नहीं कर पाओगे कि आप अपने बच्चे को किस लेवल की एनर्जी दे सकते हैं। आपके एक एक विचार, एक एक शब्द क्या इफेक्ट करते हैं उस पर। जहां तक मेरी टीम, मेरा फैमिली, उनको पता था कि मुझे ये हुआ, डॉक्टर के पास जाके एक्सरे वगैरह जो निकलवाया, उसके बाद भी आपको पता है किसी को मेरे लिए एक वाक्य ऐसा नहीं था कि सर आप प्रोग्राम कैसे लेंगे, क्योंकि उनको ये पता है जिस तरीके से मुझे बड़ा किया है और जो मैं दुनिया को सिखाता हूँ उसमें मेरी लाइफ में जिस स्टैंडर्ड पर मैं डिसीजन लिया हो कि मुझे जीना है, उस स्टैंडर्ड पर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज या नेगोशिएट नहीं करूंगा। दिस प्रोग्राम वॉज डिसाइडेड फ्यू मंथ्स बैक। तो लेना है तो लेना है। कल से सूरत में जाऊंगा, स्टेज पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी आने वाले 1 हफ्ते के दौरान जब मुझे स्टेज पर कूदना होगा। ऑलराइट, माइंड पावर वर्कशॉप आप में से जो कर चुके हैं वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑलराइट, स्टेज पर डांस भी करना है और कूदना भी है। सो फिलहाल तो स्ट्रैप्स लगाकर मैं चल रहा हूँ, और इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मैं वहाँ से नीचे उतरा था तो मैं साइड के रैम्प को पकड़ कर उतरा था। नॉर्मली जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, आज से जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना, आपने जो सीखा है ना उसको अपने जीने का एक स्टैंडर्ड बना दो। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखो, अंधेपन से बुरा क्या होता है पता है? देख पाना और तो भी ना देखना। आज इस हॉल में जो नहीं आए हैं वो तो जो भी अपने बच्चों के साथ करेंगे, मैं उन्हें गुनहगार नहीं समझता हूं, मैं उन्हें अज्ञानी समझता हूं। लेकिन इस ज्ञान को पाने के बाद आप जो करेंगे फिर मैं आपको गुनहगार समझूंगा। और वो गुनाह जो आप करेंगे उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? उसे जिसके लिए पूरी जिंदगी आप मेहनत कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप अपनी गलतियों का गुनाह उसे नहीं देना चाहेंगे। राइट? सो वट एवर यू हैव लर्न्ड टुडे उसे अंदर डालिए, उतारिए। मैं अपने प्रोग्राम के अंत की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट टू अ एंड। और ये प्रोग्राम मैं 7 बजे ख़त्म नहीं करूँगा। उसका कारण बहुत सिंपल है कि मेरे हर एक टीचर, हर एक गुरु ने मुझे ये बात सिखाई है और मैं अपने प्रोग्राम में भी सिखाता हूँ। सामने वाला आपसे जो आशा रखे उससे ज़्यादा ही देना है। राइट? सो I'll give you the next point and that is, जब भी आप अपने बच्चे को एडवाइस देना चाहे तो आपको खुद एडवाइस नहीं देनी है, आपको किसी के द्वारा उसे एडवाइस दिलानी है। क्योंकि रूल बहुत सिंपल है, जो बच्चे को सलाह देगा, एडवाइस देगा, वो उसका दुश्मन बनेगा। तो उसके टीचर से एडवाइस दिलाओ, पड़ोसी से एडवाइस दिलाओ, अंकल से एडवाइस दिलाओ, उसके दोस्त से एडवाइस दिलाओ, खुद मत दो। एंड जब भी बच्चे की बुराई करनी है अकेले में गलती निकालो, लेकिन अगर बच्चे को अप्रिशिएट करना है तो हमेशा पब्लिकली लोगों के बीच में अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं। बुराई
जब घर पे गेस्ट वगैरह 10 लोग मौजूद होंगे ना, तब करेंगे। हमारा तो ये पढ़ाई ही नहीं करता है और पूरा दिन घूमते रहता है और टीवी के पीछे लगा है और मोबाइल में वीडियो गेम खेलते रहता है, और जब तारीफ करनी होगी तब अकेले में, गुड बेटा ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। लेकिन जब शाम को गेस्ट आए थे तब क्यों नहीं बोला कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई शुरू कर दिया है? अगर अप्रिशिएट करना है तो पब्लिकली किया जाए, जो बुराई निकाल करनी है, गलतियां निकालनी है तो अकेले में। और गलती निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, हर एक फादर्स को मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं गलती निकालने की। मदर्स ये काम नहीं करेंगे। उनका रीजन क्या है पता है? गलती निकालने और गलती दिखाना बहुत शॉर्ट प्रोसेस होना चाहिए, और मदर्स का प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए वो शॉर्ट प्रोसेस क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है। मतलब एक टॉपिक पे वो बात करना शुरू करेंगे तो उस टॉपिक को इतना अच्छा च्युइंगम बना के छोड़ देंगे कि खींचते रहेंगे और एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से, जैसे वो आजकल ब्रेकिंग न्यूज में चलते रहता है ना, वैसा ही। ब्रेकिंग न्यूज, आज यहां पर अशोक भाई का एक्सीडेंट हुआ है, आज यहां पर एक्सीडेंट हुआ अशोक भाई का। अरे भाई एक ही चीज तो बोला, अलग क्या बोला? बच्चे भी स्कूल में, हम लोग भी कभी किया करते थे, अशोक वॉज अ ग्रेट किंग वॉज अशोक। क्या सप्लीमेंट्री भरना था ना आंसर शीट भरना तो चाहिए ही नहीं। सो मदर्स के लिए वो प्रोसेस रिपीटेटिव हो जाता है। इसलिए मैं फादर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि आपको हर दिन अपने बच्चों की गलतियां नहीं निकालनी, मगर क्या कर सकते हो, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार क्या करना है सुनो। पूरे हफ्ते 10 दिन की जो बातें इकट्ठा करो, पॉइंट्स बना लो, और वो 10वें दिन आप उसको घुमाने के लिए लेकर चलेंगे। ओके, बोले चलो बेटा तुम्हें कौन सा मूवी देखना था, देखने को चलते हैं। एंड यू शो हिम योर फेवरेट मूवी के बाद बेटा आज क्या खाना चाहोगे, एंड ही इज लाइक पापा पिज्जा खाना है, गुड, आज पिज्जा खिलाया। ओके, पिज्जा के बाद क्या खाना चाहोगे, पापा वो आज आइसक्रीम खाना है, ओके आइसक्रीम भी खिलाया। अब वो जब टोटली संतुष्ट हो चुका है और आप पूछे बेटा अब क्या, अब बोलो कहाँ जाना है, बस पापा अब घर चलेंगे, गुड। अब जब वो बोला घर चलेंगे, मतलब कि वो टोटली संतुष्ट है। अब आपके पास, उसके पास कोई डिमांड आपसे मांगने को बाकी नहीं है। अब वक्त आया है उसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से धोने का। मगर उस दौरान पब्लिक नहीं, कोई और नहीं, आप अकेले हैं गाड़ी में या टू व्हीलर पे। बेस्ट पार्ट क्या है पता है? जब गाड़ी चल रही है, टू व्हीलर चल रहा है, वो कहीं जा भी नहीं सकता है, और तब आप उसे गाड़ी में साथ रखते हुए एक एक करके पॉइंट्स बताना शुरू करेंगे। बेटा मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता था, तो मैं बताना चाहता था, मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। आई होप यू आर अवेयर विद दैट, एंड वी आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। बट कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि अगर तुम ध्यान में रखोगे तो और भी बेहतर होगा। तुम्हें याद है उस दिन जब वो गेस्ट हमारे घर आए थे और हमने तुम्हें कहा कि बेटा वो प्लेट सबके लिए सर्व करो, और तुम पता है वीडियो गेम खेल रहे थे, तुमने मना कर दिया और सुना भी नहीं, और मम्मी के सामने वो आर्ग्यूमेंट किया और जवाब दिया। तुम सोचो अगर तुम्हारे दोस्त घर पे आए हो और तुम्हारे मुंह पर हम जवाब दे दे दोस्तों के बीच में, कितना इंसल्टिंग तुम्हें लगेगा। कैन यू अंडरस्टैंड? उस गेस्ट और मेहमान सब अपने घर पे जब थे और मम्मी को तुमने ऐसा जवाब दिया था, मम्मी को कितना बुरा लगा था। एंड मैं तुम्हें यह भी कहना चाहूंगा कि तुम्हें पता है तुम्हारे टीचर जो है उन्होंने ये कंप्लेन की है कि तुम अपना होमवर्क बराबर से नहीं कर रहे। सी इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपना होमवर्क खत्म करें, बिकॉज होमवर्क इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग, और अगर तुम वो नहीं करोगे, वो स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे, तो लास्ट मिनट एग्जाम के दौरान तुम्हारे ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा होगा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि लास्ट मिनट वो प्रेशर हो, तो अभी से शुरुआत करो। टॉपिक चेंज होते जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं 2 टॉपिक कवर कर लिया इतने में, तो कितने शॉर्ट पीरियड में हुआ, कितनी सेकंड में हुआ, पहले ये बताओ। 30 सेकंड्स, 40 सेकंड, मैक्सिमम 60 सेकंड, बस 30 सेकंड से ज्यादा, 60 सेकंड से ज्यादा एक खामी पर बात नहीं करना है, और राह नहीं देखना है कि वो कुछ कहे। एक एक पॉइंट खत्म करते जाओ, और उसके साथ साथ उसको क्या करना चाहिए उसका डिसीजन भी आप ही ले लो। एग्जाम्पल, बेटा आई वुड रेकमेंड यू, आप ये नहीं कहोगे
मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, आप ये कहोगे बेटा मैं ऐसा मानता हूं कि आपको करना चाहिए, घर जाके कि मम्मी को मिल करके उस दिन के लिए सॉरी ज़रूर कहना चाहिए, बिकॉज उस रात को काफ़ी रोए थे मेरे सामने, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा नहीं था, ये अलग बात है। डिसीजंस लेते जाओ, यू नो, वेट मत करो कि वो कुछ रिप्लाई करे। उसका रीजन है बच्चा सुनने के लिए तैयार है, रिसेप्टिव है, और उसके अंदर वो समझ नहीं है, तो आप सीधे सीधे उसको डिसीजन देते रहो। अब आप अथॉरिटी में है, यू आर इन कंट्रोल देयर, यू नो, बिकॉज जब आप उसे वो दे देंगे जो उसे चाहिए था, रिटर्न में अब वो देने को तैयार है जो आपको चाहिए था। कुछ उम्र के बाद मेरे पिता जब भी इस तरह से मुझे बाहर लेकर चलते, मुझे पता चल जाता कि आज मैं गया लेकिन जब पता था कि आज मेरी धुलाई होने वाली है, तो मैं फिर डिमांड भी थोड़ी वैसी ही रख लेता था कि अगर आइसक्रीम खाऊंगा तो उधर का ही खाऊंगा बट इट वॉज फन, यू नो, बिकॉज उस दौरान ये बात नहीं थी कि वो मेरी गलती का कोई मुझे एहसास करवाना चाहते हैं, रियलाइजेशन या मुझे उधर रुलाना या मुझ पे चिल्लाना, गुस्सा करना, कुछ भी नहीं था। दैट वॉज द बेस्ट टाइम, बिकॉज आप जो हर दिन छोटी छोटी गलतियां निकालते हो ना, और जब बच्चा सुनने को भी तैयार नहीं है, कोई मतलब ही नहीं उधर बताने का वहां पे, ऑलराइट। सो अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है यहां, अपनी चिंताओं को अपने तक सीमित रखो। अपनी चिंताओं को कभी भी आपको बच्चे के साथ शेयर नहीं करना है। अब वो हो सकता है आपके पर्सनल रिलेशन के प्रॉब्लम, ऑफिस के प्रॉब्लम, पैसों की तकलीफें, कुछ भी हो। बच्चा 16 साल का ना हो जाए तब तक आपको उसे अपने लाइफ के कोई इश्यूज में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 16 या 18 के बाद बच्चे की मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आप उसको ऑफिस की मैटर्स में, पैसों की मैटर में या घर की मैटर में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। एंड कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, याद रखना कि गलती को माफ करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा जितनी उम्र का है, जो भी उसका एज है, उतने बरस पहले आप एक गलती कर चुके हैं। अब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। उस एक गलती की वजह से अब आपको पूरी जिंदगी गलतियों को माफ करना है। जब बच्चा कोई भी गलती करके आए और आप उसकी गलती को माफ ना कर पाए, तो वो आपकी मैच्योरिटी की कमी दिखाता है। जब बच्चा खुलकर अपनी गलतियों को आपको बता ही नहीं पाएगा क्योंकि आप उसकी गलतियों को माफ नहीं कर पाते हैं, तो वो एक गलती को छुपाने के लिए पीछे कितनी गलतियां और करेगा और कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसेगा, उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। इस वजह से बेहतर होगा उसे दोस्त बना के रखिए, और कभी भी हमें नज़र में आए और ध्यान में आए कि हमारा बच्चा हमसे कुछ छुपा रहा है या कुछ हमसे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, बैठो उसके पास, जानो, और उसके लाइफ में अगर कोई बात है जो उसको परेशान कर रही है तो उसके अंदर से निकालो। उसको समझाओ कि बेटा तुम मुझे बता सकते हो, यू कैन शेयर विथ मी, मैं नाराज नहीं हूँगा। आज दिन तक मैंने तुम्हें कहाँ मारा है कि तुम आज चिंता कर रहे हो कुछ बताने के लिए। आई एम योर फ्रेंड, यू कैन शेयर विथ मी। और हमेशा कितनी भी बड़ी गलती के बारे में वो बताए तब कोई गुस्सा, चिल्लाना कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि एक बच्चे की जब कोई भी बड़ी गलती आपके सामने आ जाए तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। ध्यान से देखिए। ऋषि कपूर और उनका पूरा परिवार एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली दिखाया गया है 2 दूनी 4 मूवी में। अचानक से एक दिन उनका बेटा काफ़ी सारे पैसों के साथ घर में पकड़ा गया और तब उसने सच बताया कि पापा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं ये पैसा बैटिंग के माध्यम से कमाया। बैटिंग यानी सट्टे के द्वारा। जब उनकी बहन ने ये सुना तो उसकी बहन ने उसे डांटा कि भाई आज से मैं तुझे नहीं जानती अगर पुलिस तुझे पकड़ने को आए। उनकी मम्मी ने कहा, यानी कि ऋषि कपूर की पत्नी ने कहा कि आप इसे मारिए, डांटिए, मगर
वो कहते हैं कि नहीं, ठंड रख, शांत हो जा, मुझे सोचने दे। वो अपने बेटे के साथ स्कूटर पर बिठाकर वो सारा पैसा लेकर जो बैटिंग से इकट्ठा हुआ था वो उसी के हाथों गरीबों में बंटवा देते हैं और उनका बेटा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जब उसके पिता ने पूछा कि क्या अब तुम्हें डर लग रहा है, वो कहता है नहीं, अब तो मुझे भूख लगी है। और दोनों रोड साइड पर जब खाना खा रहे हैं तब उस दौरान उनके बेटे ने पूछा कि पापा, आपने इस बार मुझे डांटा ही नहीं, ऐसा क्यों? और तब वो कहते हैं कि गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। तू कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तुझे वो वक्त नहीं दिया, वो साथ नहीं दिया, कभी तुझे समझने की कोशिश नहीं की और इसीलिए तू इस रास्ते पर आगे बढ़ गया। वो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल शेयर करते हैं कि जब तू छोटा था तुझे अपनी उंगलियों को मुंह में डालना पसंद था और तब उसे छुड़वाने के लिए करेले का जूस लगाया उंगलियों पर, मिर्ची भी लगाई और अलग अलग रास्ते अपनाए, मगर तू उससे तो नहीं सुधरा। लेकिन एक वक्त आया जब तू अपने आप ही सुधर गया। बस कुछ वैसे ही ये बैटिंग का क्या करना है, क्या मैं कोई तरकीब लगाऊं या फिर तू अपने आप ही छोड़ देगा? और हुआ कुछ ऐसा कि वो बेटा रोने लगा, अपने पिता से गले मिलता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि ऐसी गलती मैं कभी वापस नहीं करूँगा। उन्होंने बिना डांटे, बिना गुस्सा किए, बिल्कुल सहजता से जब वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ था तब सपोर्ट किया। जब उसको ऐसा लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है, शायद पुलिस उसके पीछे लग सकती है, जब उनकी माँ से लेकर फैमिली के दूसरे लोग भी उस पर नाराज है और जब अचानक से वो बिल्कुल अकेला था, तब उसके पिता का जब सपोर्ट मिला उसे, सब कुछ अपने आप खत्म हो गया। एंड दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे बच्चे को ना पैसा चाहिए, ना उसके लिए कोई डिजाइनर क्लोथ्स की जरूरत है, ना कोई महंगी गिफ्ट्स, ना गेम्स, ना कोई किस्म की लग्जरीज की आवश्यकता है। अगर बच्चे को कोई चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो है सबसे पहले, और वो है आपका इंटरेस्ट। एंड दैट इज, आप देखिए दोस्तों कि आपके बच्चे को ये बहुत जरूरी है कि उसकी लाइफ में आप इंटरेस्ट ले। बहुत कम पेरेंट्स को अपने बच्चों की लाइफ में इंटरेस्ट भी होता है, एंड दैट्स वेयर मैं कहूंगा कि उसकी बातों में भी इंटरेस्ट लीजिए, उसकी लाइफ में भी इंटरेस्ट लीजिए। कभी कभार उसके करीब आने का ये भी रास्ता है कि उसके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बना लीजिए। अगर कोई बच्चे को बहुत ज्यादा क्रिकेट पसंद हो और आपको क्रिकेट पसंद ही ना हो, और अगर आपका बच्चा आपसे बात नहीं करता और दोनों के बीच का अंतर बढ़ चुका है, तो कभी कभार क्रिकेट के टॉपिक से बात शुरू करना ही तरीका है कि वो आपसे बात करेगा। क्योंकि जब आप उसके इंटरेस्ट को